एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आर्टिकल 29 एंड 30 जो हैं वो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हियर इज दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। सो आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है जी, ये बोलता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script और culture। इसको मैंने नीचे SCL लिखा है ताकि स्कूल, आप स्कूल की तरह इसको याद कर लो कि भाई 29 के क्लॉज 1 है वो स्कूल के बारे में बात कर रहा है। स्कूल मतलब SCL मतलब स्क्रिप्ट, कल्चर, लैंग्वेज। ठीक है, तो जो 29 का क्लॉज 1 है वो राइट दे रहा है टू द सिटीजन्स, टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, एक ऐसे सेक्शन को जिनके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, तो वो उस चीज को कंजर्व करने का राइट जो है वो 29(1) देता है। ठीक है, कि आप उसको जो है वो कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, ये है कल्चरल राइट। अगर आप देखोगे तो ये आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको राइट दिया है। जो क्लॉज 2 है जो कि बोलते हैं नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। कि भाई ये जो है 29 का 2 ये एजुकेशनल राइट दे रहा है। ये बोल रहा है कि भाई किसी को भी, तुम कोई भी सिटीजन है उसको तुम उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे व्हेन योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो तुमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया है, इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट। या तो स्टेट मेंटेन कर रही हो या फिर स्टेट फंड्स ले रही हो, या तो वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट से पैसा ले रहा हो। और किन ग्राउंड्स पे तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, इनमें से किसी पे भी नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा कि भाई जो क्लॉज 1 है वो तो बात कर रहा है टू प्रोटेक्ट योर कल्चरल राइट्स, और जो क्लॉज 2 है वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपके एजुकेशनल राइट्स। अब क्लॉज 1 को अगर आप पढ़ोगे तो इट नोवेयर सेज दैट this right 29(1) is available to minorities only. However, if you read the marginal heading, it says protection of interests of minorities। मतलब माइनॉरिटी के लिए ये राइट है। पर जब हम ऑपरेटिव पार्ट पढ़ते हैं जो कि क्लॉज 1 में लिखा है, वहां तो हमें माइनॉरिटी वर्ड ही नहीं दिखता। क्या लिखा है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। अगर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स लिखा है तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स that this 29(1) is not limited to minorities, it is also available to the majority. If any section of majority who is having a distinct language, script or culture, so they have the right to conserve the same. We can't say that 29(1) is for the minorities। ठीक है, अब दूसरा जो क्लॉज है वो है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by the state or receiving aid out of the state funds on ground only of religion, race, caste, language or any of them। मतलब कि भाई एडमिशन लेने में तुम्हारे जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। ठीक है, अब दो तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। एक जिसको स्टेट जो है मेंटेन कर रही है, और दूसरा जो स्टेट मेंटेन तो नहीं कर रही उसको, पर स्टेट उसको पैसा दे रही है। ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अब इन पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड है, वो स्टेट से बस अपनी एक मान्यता प्राप्त करता है। जो मान्यता मतलब होता है ना, रिकॉग्निशन जो है वो स्टेट से लेता है, पर पैसा नहीं लेता स्टेट से, चलाता वो अपने आप ही है सब कुछ अपना। तो क्या उस वहां भी हम 29(2) का डिफेंस रख सकते हैं कि भाई 29(2) में तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते? तो क्या उनको भी हम बोल सकते हैं? अब ऐसा एक्सप्रेसली तो नहीं लिखा है, पर उनको भी हम बोल सकते हैं और उनको भी हम रोक सकते हैं कि भाई तुम जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय द स्टेट, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एड ऑफ आउट ऑफ स्टेट फंड्स, कोई पैसा नहीं ले रहे हो, तो उनको भी
तुम बोल सकते हो कि भाई तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, क्यों क्यों क्योंकि यार अगर हमने ये अलाउ नहीं करा, हमने अगर उनको अलाउ कर दिया कि भाई तुम डिस्क्रिमिनेशन करो, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि फिर से वही बात हो जाएगी कि द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रमोट द फ्रैटर्निटी, और ये करने से क्या होगा, हमारे फ्रैटर्निटी में दिक्कत होगी, हमारा सेकुलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। तो इसलिए इसका जो दूसरा एंगल है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं बट आर नॉट रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, दे आर आल्सो बाउंड बाय आर्टिकल 29(2). ठीक है। आपको ये भी डाउट हो सकता है कि जी आर्टिकल जब 15 है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो क्लॉज 2 में स्पेसिफिकली क्यों भाई अलग से लिखा है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो 29(2) है वो एक स्पेशल प्रोविजन है, वो स्पेशली लिखा गया है एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए। वो किसी जैसे आर्टिकल 15 जो है वो एक ब्रॉड एम्बिट है। हैड दिस 29(2) बीन नॉट देयर, आर्टिकल 15 वुड हैव सफाइस्ड। ठीक है, उतना ही अगर आर्टिकल 15 होता और ये नहीं होता तो आर्टिकल 15 में ही फॉल कर जाता। एक तरह का ये राइट टू इक्वालिटी ही दे रहा है आपको, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज किसी को रोकोगे नहीं इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, बस। तो अगर 15 और इसमें यही फर्क है कि एक स्पेशल प्रोविजन है, जो 15 है वो एक जनरल प्रोविजन है, वो एक ब्रॉड है, वो हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। ये सिर्फ एडमिशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है 29(2) जो है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो आर्टिकल 30 शुरू होता है, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट मिल रहा है टू द माइनॉरिटीज। ध्यान रखना, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, और 29 जो था उसमें बात हो रही थी एक स्कूल को, स्क्रिप्ट, कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की बात हो रही थी। ठीक है, और ये जो है इसमें बात हो रही है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना। अब क्या बोलता है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड on religion or language shall have the right to establish and administer education institutions of their choice। अब यहाँ माइनॉरिटीज लिख रहा है, मतलब माइनॉरिटीज को है ये राइट, पर 29 में ऐसा कुछ नहीं था, माइनॉरिटीज में लिखा था ना ऑपरेटिव पार्ट में, यहाँ लिखा है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। कि सारी जितनी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो रिलीजन पे बेस्ड हो चाहे लैंग्वेज पे बेस्ड हो, उनके पास राइट है कि वो एक अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करें और एडमिनिस्टर करें, उसको चलाएं भी, तो उनको राइट है। अब इसको देने का पर्पस क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? इसको देने का पर्पस ये है कि एक एप्रीहेंशन थी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको एक एप्रीहेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही रिलीजन के या एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग या एक ही तरह के लोग, आईएएस, आईपीएस, जज, वकील या कोई भी अच्छा प्रोफेशन जो है, सिर्फ यही लोग ना ऑप्ट कर लें और माइनॉरिटीज जो हैं वो यही देखते रह जाएं और इसी एप्रीहेंशन में रहें कि हमारा बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, हमारा बच्चा नहीं बन सकता कुछ भी, और बिकॉज दे आर माइनॉरिटीज। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स had this idea in the very beginning of this constitution। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक राइट दे दिया टू दीज माइनॉरिटीज कि भाई तुम जो है अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश या एडमिनिस्टर करने का उनको राइट दे दिया। ठीक है, अब इसमें जो क्लॉज 1A है वो 44th अमेंडमेंट से आया है 1978 में। वहाँ लिखा गया कि in making any law for the compulsory acquisition of any property of an education institution established and administered by minority,
कि जहाँ गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर कर रही है ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि माइनॉरिटी रन करती है, तो स्टेट शैल इंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाय और डिटरमाइंड बाय सच लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ सच property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। कि भाई अगर एक स्टेट एक्वायर करती है कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो कि माइनॉरिटी मेंटेन कर रही है, तो स्टेट जो है वो इतना इंश्योर कर ले कि भाई वो उस जो जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था इंस्टीट्यूशन को, उसको वो जो राइट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। कि वो जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, कि एक जिस भी पार्ट ने उसको बनाया था, जिस रिलीजन वालों ने बनाया था या लैंग्वेज वाली माइनॉरिटी ने बनाया था, तो जिसने भी बनाया था वो चीज़ जो है वो वैसी रहनी चाहिए और राइट वो है कंजर्व होना चाहिए। ठीक है। अब क्लॉज 2 बोलता है द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो ये बोलता है कि स्टेट जो है वो जो पैसे देगी टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो वो ये डिस्क्रिमिनेशन ना करे कि भाई माइनॉरिटी मैनेज कर रही है या कोई और मैनेज कर रहा है। तो ये सीधा एक राइट उनको ही मिला है। ठीक है। ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट। ठीक है। कि वो हमेशा स्टेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप इनका ये वाला राइट नहीं लोगे। तो अगर कोई वायलेट करता है तो 32 आर्टिकल 32 या 226 में जा सकता है। ठीक है। अब कुछ इश्यूज हैं इस पूरे आर्टिकल में, उसके लिए हम अभी डिस्कस करते हैं उन इश्यूज को। ठीक है। उसमें कुछ केसेस भी हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। क्या है आपको मेरे हिसाब से फंडामेंटल जो आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट जो है, ये इसका जो बेसिक पार्ट है वो समझ में आ गया होगा कि माइनॉरिटीज को राइट मिल रहा है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। भाई तुम बना लो अपने जो तुम्हें लगता है, जैसे माउंट कार्मल स्कूल्स होते हैं या होली एंजल स्कूल होता है या कोई भी ऐसा स्कूल होता है, मदरसा जो होते हैं वो सब यहीं पे आते हैं। ठीक है। तो वो उनके पास राइट है कि भाई आप जो है वो इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करें। ऐसे ही दूसरे क्लॉज में बस स्टेट के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप जब पैसे दोगे, कोई एड दोगे टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे दैट दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट। बस ये खत्म हो गया। 29 मैंने आपको समझा दिया। 29 कल्चरल पहले क्लॉज में दे रहा है राइट्स और दूसरे में एजुकेशन राइट दे रहा है। पहले में क्या है, SCL स्कूल स्क्रिप्ट कल्चर लैंग्वेज उसको कंजर्व करने के लिए बोल रहा है, और वो माइनॉरिटीज को नहीं बोल रहा। वहाँ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है। एक वो हो गया। दूसरे में वो एजुकेशनल राइट दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने की बात हो रही है। हाउएवर 29 की क्लॉज 2 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन की बात हो रही है कि एडमिशन में जब करोगे तो रिलीजन वगैरह नहीं देखोगे यार, तब तुम यहाँ पे आपको जो माइनॉरिटीज हैं उनको स्पेशल राइट मिल रहा है 30 में कि भाई तुम इस्टेब्लिश करो, एडमिनिस्टर करो। ठीक है। अब मैं कुछ इश्यूज हैं वो डील करते हैं और केसेस भी हैं तो वो भी देखते हैं अभी। ठीक है। सो गाइस, पहला इशू यही है कि चलो तुमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना दिए, एडमिनिस्टर कर रहे हो, पर इसमें रिजर्वेशन का क्या हिसाब रहेगा? मतलब कौन कितना कितना परसेंटेज आप रिजर्वेशन दोगे? तो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 सुप्रीम कोर्ट और सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1992 सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों केसेस में ये हेल्ड हुआ कि रिजर्वेशन जो हैं वो मैक्सिमम 50% दे सकते हो आप। ऐसे नहीं है कि आप क्या करोगे कि मतलब 100% ही अपने सिर्फ अपने वाले जो आपके माइनॉरिटी के बच्चे हैं बस वही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा। तो ऐसा इन्होंने इसलिए करा कि इन्होंने करा कि बस सिर्फ 50% लोग ही आपकी माइनॉरिटी होंगे और 50% जो है बाकी सबके लिए ओपन करो कि जितने भी लोग हैं बाकी वो सब ज्वाइन करें आगे। पर जो ये TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 सुप्रीम कोर्ट है और PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों केसेस में बोला गया कि भाई रिजर्वेशन देखते वक्त तुम एक तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखोगे।
कि कितना बैकवर्ड है एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड नहीं है। दो तरह की बैकवर्डनेस होती है, मैं आपको बता दूं, एक एजुकेशनली, एक सोशली। तो टीएमएपाई और पीएम इनामदार केस दोनों में बोला गया कि भाई एक तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखोगे कि कितनी एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, अगर वो बहुत ज़्यादा है उस माइनॉरिटी में, तो आप जो है इवन 50% से ऊपर भी जा सकते हो, इवन 100% भी रिजर्वेशन दे सकते हो आप एक ही माइनॉरिटी को। पर ये जो रूल है 100% का या 50% से ज़्यादा का, ये फॉलो नहीं करना चाहिए। ये इसलिए फॉलो नहीं करना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स अस टू प्रमोट सेक्युलरिज्म। और अगर चिल्ड्रन सिर्फ एक ही धर्म में रहे और एक ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ के, तो वो तो बिल्कुल सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट जो था वो सेक्युलर था ही नहीं, वो हमेशा से अपने ही उसमें रहे। तो इसलिए जो है वो 100% रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए। मतलब उसमें कुछ पार्ट सेक्युलर, जो कुछ दूसरी दूसरी कम्युनिटी के बच्चे हैं, दूसरे रिलीजन के बच्चे हैं या मेजॉरिटी के बच्चे हैं, वो भी आ सकते हैं। तो ये जनरल अप्रोच ही होनी चाहिए। पहला इशू यही था रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन में क्या है, उन्नी कृष्णा और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बोला कि 50% से ऊपर नहीं दोगे। टीएम पाई और पीए नामदार ने बोला 50% से ऊपर भी दे सकते हो। हाउएवर दैट माइनॉरिटी हैज टू प्रूव the educational backwardness, plus this should not be the general rule. 100% reservation should not be given because the children are needed to grow up, to brought up in secular environment. बस खत्म हो गया। अगला इशू क्या है वो देखते हैं। अगला इशू है कि ये जो आर्टिकल 30 है ये माइनॉरिटी के लिए है। तो माइनॉरिटी को जज कैसे करोगे? तो टीएमएपाई फाउंडेशन केस जो है उसमें ये बोला गया था कि तुम नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं देखोगे, तुम्हें जो भी देखना है, तुम्हें उस स्टेट को पॉपुलेशन के हिसाब से माइनॉरिटी देखना है। अगर आज मैं यूपी में हूँ, या आज मैं दिल्ली में हूँ, या आज मैं हरियाणा में हूँ, तो मैं उन तीनों चारों जगह में देखूंगा कि क्या वहाँ पे वो जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी है। मैं ऐसे नहीं देखूंगा कि नेशनल लेवल पे कौन सी माइनॉरिटी है। ठीक है, तो हमें कौन सी माइनॉरिटी देखनी है, हमें स्टेट पॉपुलेशन से माइनॉरिटी देखनी है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट इशू है बर्डन किसके किसके ऊपर है ये प्रूव करने का कि माइनॉरिटी है, या फिर उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट अंडर आर्टिकल 30। तो जो भी दो दो केसेस हैं इसमें, सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1992 सुप्रीम कोर्ट, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 सुप्रीम कोर्ट। अजीज बादशाह को मैंने आपको पहले भी कराया था इन आर्टिकल 26 जब मैंने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ाया था। तो इन दोनों केसेस को पढ़ते हैं। इन दोनों सेंट स्टीफेंस में ये बोला गया कि सबसे पहले तो जो भी माइनॉरिटी अपने आप को प्रूव कर रहा है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी कैसे प्रूव करेगा ये मैंने आपको बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पॉपुलेशन ही हैज टू प्रूव दैट ही बिलोंग्स टू माइनॉरिटी। ठीक है, दूसरी बात उसको ये प्रूव करनी पड़ेगी दैट इट इज हिम हु हैज इट इज दैट माइनॉरिटी हु हैज एस्टैब्लिश्ड दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, because in order to get the benefit under article 30, the one person who is claiming under, one minority who is claiming under 30 article 30, then he has to prove that he has established the education institution, because established and administer लिखा है। तो मैंने आपको अजीज बादशाह केस कराया था जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अजीज बादशाह में भी यही हुआ था that in order to get the administration you have to have established that institution। अजीज बादशाह में भी यही बोला था, जहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो ये बोल रही थी कि हमने इस्टेब्लिश करा है एएमयू को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, तो हमें उसको एडमिनिस्टर करने का राइट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने यही बोला कि एएमयू जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, वो पार्लियामेंट के एक्ट से इस्टेब्लिश हुई है, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उसको एडमिनिस्टर करने का राइट नहीं ले सकती। हाउएवर एक कॉलेज है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि एएमयू का ही पार्ट है, वो इस्टेब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान जी ने। तो उनको उन्होंने बोल दिया था कि जी आप जो है वो उस कॉलेज को एडमिनिस्टर कर सकते हो बिकॉज इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यू।
हाउएवर अगर आप पूरी एएमयू की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी की बात करोगे तो ऐसा नहीं है, आपने इस्टेब्लिश नहीं किया है तो आपको एडमिनिस्टर करने का राइट भी नहीं है। अगला इशू देखते हैं। सो गाइस अगला इशू है कि फीस कितनी चार्ज करेंगे ये इंस्टीट्यूशन जो कि अंडर आर्टिकल 31 में होंगे। तो इसके लिए हमें आर्टिकल 26A, 19(1)G और 31 को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों आर्टिकल्स ही ऐसे हैं जो कि इस पूरे लॉ को कंप्लीट करेंगे, पूरे इस इशू को कंप्लीट करेंगे। इस जो आर्टिकल 26A है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था इन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, वहाँ पे 26A में जो राइट मिल रहा है वो राइट मिलता है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। 26A बोलता है। तो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तो बात हुई नहीं है, पर फिर भी अगर इंस्टीट्यूशंस को अगर मैं ब्रॉडली पढ़ लूँ और मैं यहाँ बोल दूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी इसमें हैं, तो टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, एक वर्ड है रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो जो उन्नी कृष्णन केस है, उन्नी कृष्णन केस में तो ये बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी चाहे फीस हो वो अपनी कैपिटेशन फीस भी आप लगा सकते हैं। कैपिटेशन फीस होती है कि अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 100 रुपये लेने हैं तो वो 500 रुपये लेने हैं, वो कैपिटेशन फीस होती है। इलीगल एक तरह का फीस होता है, मैनेजमेंट कोटा आपने सुना होगा, तो वो कैपिटेशन फीस से ही होता है। ठीक है, तो उन्नी कृष्णन में यही बोला कि नहीं जी, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैपिटेशन फीस ले सकते हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप कितनी भी फीस हाई चार्ज कर सकते हो। हाउएवर टीएमए पाई फाउंडेशन केस में हुआ, टीएमए पाई फाउंडेशन केस में बहुत अच्छे से इन तीनों आर्टिकल्स को डील करा। आर्टिकल 26A, 19(1)G और 31 में कोर्ट ने बोला कि जो 30 क्लॉज 1 है उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लें या कैपिटेशन फीस चार्ज कर लें, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अगर हम तीनों आर्टिकल्स की बात करें, जो आर्टिकल 19(1)G, 31 और 26A है, तो उन्होंने बोला कि 26A जो है वो इस्टेब्लिश किस लिए हुआ है, वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इस्टेब्लिश हुआ है। और अगर कोई चीज़ चैरिटेबल पर्पसेस के लिए हो गई तो वहाँ प्रॉफिट मेकिंग की तो बात ही नहीं आ सकती, अगर तुम चैरिटी कर रहे हो तो। दूसरी बात उन्होंने बोला कि अगर हम आर्टिकल 31 की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पे कि भाई 31 है, इट इज ऑल्सो फॉर द एजुकेशनल वेलफेयर फॉर ऑफ द माइनॉरिटीज। मैंने उसको आपको बताया कि उसका पर्पस यही था कि जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो कि एक माइनॉरिटी है, जिसको ये फील हो रहा है कि यार हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए वो राइट दिया था कि आप बना लो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और आप भी पढ़ा लो। पर ये भी एक तरह का वेलफेयर ही हो रहा है, एजुकेशन वेलफेयर। तो कोर्ट बोलता है कि जी आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में भी आप कैपिटेशन फीस चार्ज नहीं कर सकते हो, और आप बिल्कुल रीजनेबल फीस रखनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आप माइनॉरिटी को बचाने के लिए या माइनॉरिटी से फीस कम लेने के चक्कर में आप मेजॉरिटी जो है उससे फीस ज़्यादा ले लें और वहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को हैम्पर करें। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो 26A है और 30 क्लॉज 1 है, इन दोनों में भी डिफरेंस ही एक और डिफरेंस ये है कि जो 26 क्लॉज A है वो सब्जेक्शन क्लॉज के साथ आता है और वो बोलता है कि भाई सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। पर जो 30 क्लॉज 1 है वो ऐसे किसी सब्जेक्शन क्लॉज के नहीं आता। इसका मतलब 30 क्लॉज 1 जो है उसका जो दायरा है वो ब्रॉड है, उसका जो रोल है वो ब्रॉड है 26A से। 26A जो है वो लिमिटेड है टू ओनली रिलीजन। 30 क्लॉज 1 जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी भी उसको जो है स्टेट रेगुलेट कर सकती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, पर वो जैसे पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी उन सब चीज़ों पे रोक नहीं सकती, उस पर कुछ बोल नहीं सकती है, पर इसमें कर सकती है। ठीक है, 30 क्लॉज 1 में ऐसा कुछ नहीं है, 26 में है। और तीसरी बात यह है कि 19(1)G जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड और ऑक्यूपेशन, तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। 19(1)G में ये डिफरेंस है कि 19(1)G जो है वो तो
तो है ही ट्रेड के लिए, वो तो बिजनेस के लिए है। तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन 19(1) जी के अंडर खुला हुआ है, जो कि कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ नहीं देख रहा, और वो सिर्फ एक बिजनेस माइंड से अगर काम कर रहा है, तो उसको तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा, वो तो कुछ भी कर सकता है। हाउएवर 19 क्लॉज 6 की रिस्ट्रिक्शन उसमें लगेंगी, पर फिर भी कोर्ट ने बोला कि आप जो है वो आप एजुकेशन को एक ऐसा ऐसा रिसोर्स नहीं मान सकते कि जहाँ से आप प्रॉफिट मेकिंग करोगे। तो आपको प्रॉफिट मेकिंग नहीं करनी चाहिए, और आपको एजुकेशन को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और इस एजुकेशन की बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन नहीं करनी चाहिए। ये बेसिकली बात हुई। टीएमए5 में मैं आपको समरी बता देता हूँ कि उन्होंने तीन आर्टिकल्स में डिफरेंस बताया। आर्टिकल 26A 19(1) जी 30 क्लॉज 1। 31 में उन्होंने ये बताया कि भाई इट इज फॉर द वेलफेयर, एजुकेशनल वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, देन इट डज नॉट मीन दैट इन ऑर्डर टू do the welfare to do the educational welfare of the minority, you take away the right of the other communities, और उनसे आप ज्यादा पैसा लेके आप कैपिटेशन फीस चार्ज कर लोगे। तो ये एक बात बोली। दूसरी बात उन्होंने बोली कि 19(1) जी जो है उस वो बिल्कुल, वो तो राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, ऑफ ऑक्यूपेशन है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो आप कुछ भी कर सकते हो, वहाँ पे आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ नहीं देखते हो, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेड के लिए काम खोलते हो। पर आपको एक चीज देखनी चाहिए कि वहाँ भी एजुकेशन का जो बिजनेस है उसको बिजनेस नहीं बनाना है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है। ठीक है, आपको एजुकेशन को एक सोसाइटल वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, तो आप उसको बिजनेस की तरह ना देखें। और जो तीसरा है 26A, उसके लिए उन्होंने ये बोला कि 26A जो है वो लिमिटेड एक आर्टिकल है, बिकॉज वो सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी है। हाउएवर 30 क्लॉज 1 जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो सब्जेक्टेड नहीं है। और 26A जो है वो भी इसी के लिए बात कर रहा है कि जी आपको चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है। तो जब चैरिटेबल की बात आ जाती है तो प्रॉफिट मेकिंग की बात ही नहीं रह जाती। तो ये टीएमए5 फाउंडेशन में हुआ। और उन्हीं कृष्ण ने उन्होंने बोला था कि आप कोई बात नहीं, आप चार्ज कर सकते हो हाई फीस भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक केस आया इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। इसमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि भाई जो भी तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फीस की बात कर रहे हो तो वो रीजनेबल चार्ज करने चाहिए, और एक रेगुलेटरी बॉडी इसमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो उन्होंने एक रेगुलेटरी बॉडी का सजेशन भी दिया था। उन्होंने बोला था कि जी एक रिटायर हाई कोर्ट जज होने चाहिए, उसमें एक सीए चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, एक कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, और एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो ये 4 लोगों का उन्होंने बताया था कि ये 4 लोगों की बॉडी होनी चाहिए, और इस बॉडी को रेगुलेट करना चाहिए, और इस बॉडी को रीजनेबल फीस चार्ज करने के लिए, मतलब जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको गाइड करना चाहिए कि आप कैसे रीजनेबल फीस चार्ज कर सकते हैं। और जो भी इन्होंने डिसीजन लिया होगा, आज मान लो 2020 में एक इस बॉडी ने डिसीजन लिया कि हाँ इस इंस्टीट्यूशन की फीस ये होगी, तो उसको 3 साल बाद इसको रिव्यू भी करना चाहिए कि और बढ़ानी है या कम करनी है, तो उस हिसाब से। बस आप ये देख लो कि इस्लामिक एकेडमी में क्या आया था, एक जो कोर्ट है उसने सजेस्ट किया था कि जी आप ये कर सकते हो कि आप एक बॉडी गवर्न करने के लिए रख दो, जिसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होंगे, एक चार्टेड अकाउंटेंट होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, और एक गवर्नमेंट से। तो वो डिसाइड कर सकते हैं और इसको रिव्यू करेंगे, और जो फीस है वो रीजनेबल होनी चाहिए। तो इस्लामिक एकेडमी में भी यही बोला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को। और अब मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कल, बहुत अच्छी, उसमें मैं बात करूँगा हाउ टू क्रैक जुडिशरी। और बस यही है, बाकी घर पे रहो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। ज़्यादा खाना पीना मत, क्योंकि शायद लॉकडाउन हमारी पढ़ाई के लिए हुआ है, हमें बावर्ची बनना नहीं है ना, हमें तो कुछ अच्छा करना है लाइफ में। तो आजकल देख रहा हूँ मैं, सब डालते रहते हैं नई नई डिशेस, पर कहीं उन सब चीज़ों में अपना गोल मत भूल जाना कि लाइफ में करने क्या आए हो। तो उन चीज़ों पे ध्यान देना। ओके बाय, टेक केयर।